तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन जो होता है हमारे पास साइन एक्स और कोस एक्स, इनका सीरीज एक्सपेंशन। तो हमारे पास जो साइन एक्स होता है उसका सीरीज एक्सपेंशन होता है एक्स से हम स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हमारे पास ऑड पावर्स चलती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, अल्टरनेटिवली माइनस प्लस चलता है और x से स्टार्ट करते हुए हम एक्स क्यूब करते हैं ऑड पावर्स के अंदर अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस में x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और माइनस में x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। इस तरह से ये पैटर्न चलता जाता है और ये आगे सो ऑन अप टू इन्फिनिटी ये पैटर्न हमारे पास चलता जाता है। तो अगर मैं समेशन सीरीज में लिखूँ तो समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर n x की पावर 2n+1, मतलब यहाँ पर ऑड वैल्यू आएगी x की पावर के अंदर और यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल भी ऑड आएगा। तो इस सीरीज को इस तरह से भी लिखा जा सकता है समेशन सीरीज के रूप में। सिमिलरली अगर हम कॉस सीरीज देखें तो वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होती है और इसके अंदर हमारे पास इवन पावर्स चलती है 2 4 x की जो पावर्स होती है वो इवन होती है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और अल्टरनेटिवली माइनस प्लस चलता है और यहाँ पर उन्हीं जो पावर होती है उन्हीं के फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। जैसे एक्स स्क्वायर है तो 2 फैक्टोरियल होगा, एक्स की पावर 4 है तो 4 फैक्टोरियल होगा और एक्स की पावर 6 है तो 6 फैक्टोरियल होगा एंड सो ऑन। ये वैल्यू भी अप टू इन्फिनिटी तक चलती जाती है आगे तक। और इसे अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो समेशन का साइन लगाएंगे n 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर में n x की पावर में 2n, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इवन पावर्स है तो यहाँ पर हमने 2n लिखा है और 2n का ही फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में 2 है। अब मैंने यहाँ पर एक और सीरीज एक्सपेंशन लिख रखा है, वो है e की पावर x का। e की पावर x का सीरीज एक्सपेंशन होता है सिंपली समेशन x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, n हमारे पास 0 से इन्फिनिटी होता है तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, सो ऑन ही चलता जाता है। तो यहाँ पर सारे जो टर्म्स आते हैं ना ये सब प्लस के आते हैं और इन दोनों के जो सीरीज एक्सपेंशन है उसमें अल्टरनेटिवली माइनस प्लस ये चलता जाता है साइन और कोसाइन के। अब थोड़ा हम साइन और कोसाइन की एलिमेंट्री डेफिनेशन से एक बार हम डिस्कस करते हैं। तो जब हम क्लास 10 के अंदर साइन एक्स जब हम पढ़ते हैं या ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसके अंदर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस हमारे पास होता है। तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनती है PBP और HHB। P हमारे पास परपेंडिकुलर है, B बेस है और H हाइपोटेन्यूस है। हिंदी मीडियम में चलता है LAL अपॉन KKA। तो इसे कहते हैं हम, मतलब परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब, बेस को कहते हैं आधार और हाइपोटेन्यूस को कहते हैं कर्ण। तो ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होता है और ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पर हमारा P/H जो सबसे पहला टर्म आ रहा है, P/H अगर हम लिखे तो वो हमारा साइन थीटा होता है, B/H लिखे वो कोस थीटा होता है और P/B लिखे तो ये हमारा टेन थीटा होता है। लेकिन हमारे पास इस डेफिनेशन के अंदर, ये जो डेफिनेशन हम क्लास 7th 8th 9th और 10th में जब हम पढ़ते हैं, इसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस होती है हमारे पास कि ये जो एंगल होता है ये हम सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए डिस्कस करते हैं। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सिर्फ हम इस रेंज के अंदर डिस्कस करते हैं, इस 0 से लेके 90 डिग्री के एंगल के बीच के अंदर। तो ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी होती है ये वाली P/H की, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ थीटा एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशो होता है वो साइन थीटा होता है। तो इस डेफिनेशन की एक लिमिटेशन होती है कि ये यहाँ पर हमारे पास थीटा जो होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होता है। तो बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो भी इसी तरह से होते हैं। कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में बनने वाला एंगल थीटा, तो कोस थीटा जो होता है वो होता है बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशो होता है और टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होता है। और यहाँ पर थीटा क्या होता है, ये एंगल होता है और ये इन तीनों के वैल्यूज होती है P, H और B। फिर अगर हम क्लास 11th और 12th की डेफिनेशन की बात करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 होता है। यूनिट सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट के बराबर हो। तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर एक सर्कल बनाया है जिसका रेडियस हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर जब मैंने सर्कल बनाया तो इस सर्कल के ये जो पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर ये कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे जो कट कर रहा है, इन चारों पॉइंट्स के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिया 1, 0, 0, 1, -1, 0 और 0, -1।
तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं एक्स एक्सिस जो होता है उस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पर देखो वाई कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और एक्स कोऑर्डिनेट +1 है यहाँ पर क्योंकि रेडियस 1 है, और वाई कोऑर्डिनेट -1 आएगा क्योंकि रेडियस यहाँ ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और रेडियस 1 यूनिट है तो ये -1 आएगा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट पे एक्स कोऑर्डिनेट की हमारी वैल्यू 0 होती है, तो ये आएगा 0,1 और ये आएगा 0,-1। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि cos थीटा की जो डेफिनेशन होती है वो होती है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब अगर हम कोई भी एक पॉइंट लें इस सर्कल के ऊपर, इस यूनिट सर्कल के ऊपर, ये जो यूनिट सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, यहाँ पर ये ओरिजिन है, तो अगर हम कोई भी एक पॉइंट लें इसके ऊपर, जैसे हमने पॉइंट ले लिया ये वाला, और ये जो थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है थीटा, तो हमने थीटा एंगल ले लिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा। सिमिलरली अगर साइन थीटा की डेफिनेशन हम लिखें तो साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट होता है इसी पॉइंट का जो थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर और इस यूनिट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये दो डेफिनेशंस होती है हमारे पास, ये cos थीटा की डेफिनेशन होती है और साइन थीटा की डेफिनेशन होती है, और बाकी के जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो इन दोनों डेफिनेशन से ही डिस्क्राइब होते हैं। जैसे टेन थीटा में बात करूँ तो टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा और cos थीटा का रेशियो होगा, और बाकी अगर मैं cos थीटा का रेसिप्रोकल लूँ तो वो sec थीटा होगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल लूँ तो वो कोसेक थीटा होएगा, और कॉट थीटा होगा वो cos थीटा अपॉन साइन थीटा होगा, मतलब टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। तो इस तरह से ये सारी डेफिनेशंस काम करती है। लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर भी एक हमारे पास एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस होती है कि यहाँ पर हम जो है ना, जैसे साइन के साथ अगर हमें फंक्शन के अंदर बात करूँ तो यहाँ पर जो हम वैल्यूज़ इनपुट में डालते हैं, जैसे साइन थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, तो थीटा जो होता है हमारे पास वो एक एंगल होता है, थीटा एक एंगल की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं। जो डेफिनेशन हमने यहाँ पर देखी थी इसमें भी थीटा एंगल था, और यहाँ पर जो डेफिनेशन देखी है यहाँ पर भी एक थीटा हम एंगल की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर मैं जैसे वैल्यू निकालना चाहूँ साइन पाई की, सपोज मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ साइन पाई की, तो यहाँ पर पाई को ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं 180 डिग्री से कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर 180 डिग्री निकाल लिया, तो यहाँ पर एक बार मैं एंगल्स भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर हम यहाँ देखें तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 लें तो यहाँ पर आ जाएगा ये वैल्यू, हाँ थीटा पे वैल्यू ले तो ये यहाँ पर आएगी। तो इसे एक बार बाद में देखेंगे। तो जैसे अगर मैं साइन पाई की वैल्यू देखूँ तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स पाई को 180 डिग्री से कंपेयर कर लेंगे और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन पाई की वैल्यू तो हमारे पास होती क्या है 3.1415 एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। या फिर और अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाए साइन के साथ, जैसे साइन ऑफ आयोटा, आयोटा क्या है हमारा इमेजिनरी यूनिट है, आयोटा है रूट में -1, तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ एंगल्स लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी यूनिट आ गई और यहाँ पर रियल यूनिट आ रही है। तो एक बार हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम यूज़ करेंगे साइन एक्स की ये वाली डेफिनेशन सीरीज एक्सपेंशन वाली। तो एक बार यहाँ पर मैंने लिखा है, अब यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ लिख रखी है cos 0 sin 0 cos 180 sin 180 डिग्री और ये सारी वैल्यूज़। तो एक बार ये डिस्कस करते हैं हम। तो इसके अंदर अगर हम थीटा की वैल्यू देखें, अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट की बात करें 1,0 की, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, और अगर ये एक पूरा राउंड लगा के आए तो 360 और 720 भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर। अगर इस पॉइंट की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया एकदम एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू होगी 0,1, और थीटा की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बात करूँ तो यहाँ पर एंगल हो गया 180 डिग्री का थीटा का। यहाँ पर थीटा ऐसे आया तो ये एकदम 180 डिग्री हो गया एंगल, और यहाँ से रोटेशन लगा रहा है तो ये 90 का 3 टाइम्स हो गया 270 डिग्री। तो अगर मैं cos 0 की बात करूँ तो cos 0 क्या होएगा हमारा, जहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हो रही है, थीटा की वैल्यू अगर हम 0 करते हैं तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 1,0, और इसे cos थीटा और sin थीटा से कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू 0 है, तो cos 0 और sin 0 की वैल्यू क्या हो गई 1,0।
तो cos 0 हमारे पास 1 हो गया और sin 0 हमारे पास 0 आ गया। सिमिलरली अगर हम थीटा को 90 डिग्री ले लें, थीटा को 90 डिग्री ले लें तो हमारा थीटा 90 डिग्री इस तरह से परपेंडिकुलर आ जाएगा और परपेंडिकुलर के ऊपर हमारे पास पॉइंट ये आ रहा है, तो हम cos थीटा को इस 0 से कंपेयर करेंगे और sin थीटा को इस 1 से कंपेयर करेंगे। तो 90 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू आ गई 0 और 1। सिमिलरली अगर हम 180 डिग्री के ऊपर देखें तो 180 डिग्री पर अगर थीटा को हम इस तरह से करें, तो थीटा को 180 डिग्री लें तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा सर्कल के ऊपर। तो इसे cos थीटा और sin थीटा से कंपेयर करें तो cos 180 डिग्री हमारे पास -1 आ गया और sin 180 डिग्री हमारे पास 0 आ गया। और इस तरह से ये बाकी के सारे रिजल्ट आगे चलते जाते हैं। अब लेकिन हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो सारे रिजल्ट्स मैंने लिखे हैं ये रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ के लिए हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ क्या आते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 2 डेफिनेशंस तो 11th और 12th की थी। अब हम तीसरी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे सीरीज एक्सपेंशन वाले की, और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट्स हम डेराइव करेंगे इस सीरीज को यूज़ करते हुए। तो एक बार मैं ये सारा एक बार इरेज कर देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सीरीज। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे साइन एक्स और कोस एक्स की सीरीज के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हमने साइन एक्स और कोस एक्स की और ट्रिग्नोमेट्री की कुछ हमने बेसिक डेफिनेशन पहले डिस्कस करी थी। अब हम ये जो सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं डिटेल में हम ये सारे फॉर्मूलेज डेराइव करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास आते कैसे हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट करने की चीज़ है कि यहाँ पर जो मैं ये सारी वैल्यूज़ ले रहा हूँ, यहाँ पर जो मैंने x लिखा है a+b a-b, और यहाँ पर जो x है 0 π/2, यहाँ पर मैंने जितनी भी वैल्यूज़ लिखी है इन फंक्शंस के साथ, ये कोई भी एंगल नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे π/2 को अप्रोक्स मतलब π/2 को ले लेते हैं 180 डिग्री, पाई को ले लेते हैं 180 डिग्री, π/2 को वो समझते हैं 90 डिग्री होता है, π/4। ये चीज़ें स्टूडेंट्स ने रट रखी है। तो इनको जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पाई, मैंने लिखा है यहाँ पर π/2 कॉस, तो कॉस π/2 का यहाँ मीनिंग है कॉस 90 के बराबर नहीं है। यहाँ पर cos π/2 cos मतलब वैल्यू बराबर होती है, लेकिन यहाँ जो π/2 है वो क्या है, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.1415 एंड सो ऑन आगे तक चलती जाती है, तो इसका हाफ है। इसका जो हाफ वैल्यू है वो कोसाइन के साथ मतलब वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कोस के साथ हम कोई एक रियल वैल्यू ले रहे हैं, कोई एक एंगल पर्टिकुलरली नहीं ले रहे हैं। तो ये एक हमारा पिछले वाली डेफिनेशन का एक लिमिटेशंस भी था, तो वो हम इस डेफिनेशन के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक रियल वैल्यूज़ और मे भी शायद कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ भी हो सकती है, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ भी हो सकती है हाँ ये। तो अब हम डिस्कस करते हैं साइन एक्स की सीरीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला रूल, कॉस ऑफ -x बराबर होता है कॉस एक्स के और साइन ऑफ -x बराबर होता है साइन एक्स के। तो हमारा साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन देखो यहाँ पर क्या है, x की पावर x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल, x की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7/7 फैक्टोरियल। तो अगर मैं लिखूँ साइन ऑफ -x, तो जब यहाँ पर साइन x है तो ये सीरीज एक्सपेंशन आ रहा है, तो साइन ऑफ अगर मैं -x कर दूँ तो सीरीज एक्सपेंशन हमारे पास क्या आएगा, -x माइनस x का होल क्यूब, जहाँ पर भी x है उसकी जगह -x कर देंगे। यहाँ पर साइन x का सीरीज एक्सपेंशन ये है, तो साइन ऑफ -x का सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा, जहाँ पर भी x है वहाँ हम -x लिख देंगे। तो -x माइनस x³ मतलब -x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस के अंदर -x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और माइनस x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये अप टू इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अब यहाँ देखो आप, फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा -x, अब -x का -³ क्योंकि यहाँ पर देखो पावर सारी ऑड है, यहाँ पावर 3 है, पावर 5 है, पावर 7 है। तो अगर मैं माइनस को अगर मैं कॉमन ले और उस पर -1 पे पावर लगाऊं तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस के अंदर x³ 3 फैक्टोरियल, -1 की पावर 3 हमारे पास -1 ही होती है, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आ जाएगा। सिमिलरली -1 की पावर 5 बनेगी हमारे पास और x की पावर 5 बनेगी। मैं एक बार x की पावर -x की पावर 5 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू में मतलब -1 x और
पावर के अंदर 5, और इस चीज़ को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ -1 की पावर 5 और x की पावर 5, और ये जो -1 की पावर 5 होती है ये -1 ही होती है, तो ये -1 इस प्लस को -1 कर देगा, तो यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, और x की पावर 5/5 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस x की पावर 7/7 फैक्टोरियल हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये अप टू चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो अगर हम यहाँ पर एक माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो इक्वल के अंदर यहाँ पर साइन ऑफ -x चल ही रहा है हमारे पास, और यहाँ पर भी साइन ऑफ -x चल ही रहा है हमारे पास। तो अगर हम -1 कॉमन ले लें तो हमारे पास ये x पॉजिटिव का हो जाएगा, वापस अंदर साइन चेंज करेंगे तो x³/3 फैक्टोरियल, और प्लस में x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, और माइनस में यहाँ पे भी साइन चेंज होगा तो x की पावर 7/7 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, ये अप टू इन्फिनिटी तक वापस चलता जाएगा। अब यहाँ बाहर साइन आ रहा है माइनस का, और अंदर का ये सीक्वेंस अगर आप वापस ध्यान से देखो, ये सीरीज जो बन रही है अंदर की, तो ये हमारे पास वापस साइन x की सीरीज नहीं बन गई, x - x³/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। तो इस सीरीज को मैं वापस साइन x लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया साइन x। तो हमारे पास आ गया साइन ऑफ -x बराबर आ गया माइनस ऑफ साइन x के बराबर। तो ये हमारा पहला रिजल्ट आ चुका है। तो सिमिलरली अगर अब हम डायरेक्ट कोस की सीरीज देखें तो देखो कोस की सीरीज ये है हमारे पास 1 - x²/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6/6 फैक्टोरियल। तो अगर इसके अंदर अगर हम x को हम -x से रिप्लेस करें तो यहाँ पर सारी पावर्स इवन है, यहाँ पर x² है, x की पावर 4 है, x की पावर 6 है। तो अगर इवन पावर्स के अंदर जैसे मैं x को अगर -x से चेंज करूँ कोस की सीरीज में, तो जो x² है वो बराबर होता है -x के स्क्वायर के। -x का मैं अगर होल स्क्वायर करूँ तो वो x² के बराबर होता है, क्योंकि -1 का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारे पास -1 का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारे पास 1 ही होता है। तो सिमिलरली अगर सारे टर्म्स में मैं cos ऑफ -x लिखूँ, cos ऑफ -x लिखूँ, तो इन सब x के जगह मैं -x लिख दूंगा, यहाँ पर भी -x, और इन सब की पावर के अंदर इवन टर्म्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो अंदर वाला साइन है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो वापस हमारे पास जो सीरीज बन जाएगी वो cos x की आ जाएगी, क्योंकि माइनस साइन तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, और ये की ये सीरीज हमारे पास बन जाएगी। तो cos ऑफ -x हमारे पास cos x आ जाएगा। तो ये जो हमारे स्टार्टिंग के 2 रिजल्ट्स थे ये हमने देख लिया। अब आगे हम यहाँ पर ये जो 2 रिजल्ट्स है cos a + cos b और sin a + sin b, इनका रिजल्ट्स देखते हैं। अब ये जो हमारे पास आता है ये यूलर्स फॉर्मूला से आता है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने एक तीसरी सीरीज भी लिख रखी है e⁻x की। अब यहाँ पे देखो sin x की जो सीरीज है, यहाँ पर देखो पावर ऑड है, यहाँ पर भी ऑड पावर्स है, मतलब sin x के सीरीज एक्सपेंशन में x की सारी पावर्स ऑड है, x की सारी पावर्स ऑड है, और cos x की सीरीज एक्सपेंशन में सारी पावर्स इवन है। एक बार मैं इस 1 को भी अगर मैं लिखूँ तो 1 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0/0 फैक्टोरियल। x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और 0 फैक्टोरियल भी 1, तो ये 1 ही लिखा हुआ है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पर देखो पावर क्या है 0, 2, 4, 6 इस तरह से चल रही है, और यहाँ पावर है x की पावर, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/1 फैक्टोरियल। तो एक 0 फैक्टोरियल तो हमारे पास 0 होता है, और 1 फैक्टोरियल हमारे पास 1 ही होता है। तो ये 2 वैल्यूज है, इसलिए हम इन्हें लिख सकते हैं। 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल भी हमारे पास 1 होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ 0 फैक्टोरियल और यहाँ 1 फैक्टोरियल लिख दिया, और x की पावर 0 हमारे पास 1 होता ही है। अब यहाँ पर आप कंपेयर करो, देखो e⁻x की सीरीज एक्सपेंशन में भी मैं लिख देता हूँ x की पावर 0/0 फैक्टोरियल। यहाँ देखो x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन ही चलता जा रहा है। और sin x और cos x के अंदर यहाँ पर सारी ऑड पावर्स आ रही है, यहाँ पर सारी 0 से स्टार्ट हो रही है, और इवन पावर्स आ रही है 2, 4, 6, 8। मतलब क्या है कि e⁻x के अंदर x की सारी पावर्स आ रही है, 0 भी आ रही है, 1 पावर भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही है। और cos x और sin x के अंदर देखो cos x के अंदर सारी क्या आ रही है, इवन पावर्स आ रही है, 0 से 0 आ रहा है, और इवन वैल्यूज आ रही है 2, 4, 6, 8। तो अगर मैं लिखना चाहूँ e⁻x को मैं cos x और sin x का अगर मैं सम कर दूं तो इसके अंदर x की सारी पावर्स आ जाएंगी।
तो अगर मैं cos x और sin x का कुछ इस तरह से सम करूं कि हमारे पास e की पावर x बन जाए, तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आता है cos x प्लस आयोटा sin x, वो हमारे पास e की पावर x आयोटा x के बराबर होता है। सॉरी, यहाँ पर तो इस चीज़ को मैं डिटेल में डिस्कस करूँ अगर, तो सपोज e की पावर x का जो सीरीज एक्सपेंशन है ये वाला, इसके अंदर मैं आयोटा x पुट कर देता हूँ। मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, आयोटा x। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, आयोटा x की पावर में 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल प्लस में आयोटा x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। मैंने सिंपली क्या करा, e की पावर x में आयोटा x पुट कर दिया, तो यहाँ पर x था, सारे टर्म्स में x था, तो यहाँ पर भी x था, तो यहाँ मैंने आयोटा x कर दिया, तो सारे टर्म्स में RHS में जहाँ x था वहाँ पर हम आयोटा x लिखेंगे। अब e की पावर में आयोटा x को हम सॉल्व करते हैं। पावर 0 है तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 1, क्योंकि पावर 0 है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, प्लस आयोटा x, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है और ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम एक थोड़ा मैं प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज जैसे हम करें, आयोटा को मैं लिखता हूँ आयोटा का स्क्वायर में लिखता हूँ। आयोटा का स्क्वायर होता है हमारे पास -1, आयोटा का क्यूब हमारे पास कितना होता है, तो आयोटा का क्यूब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर को अगर मैं वापस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर अगर मैं 4 करूँ तो वो हमारे पास आएगी +1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर होएगा ये। सिमिलरली आयोटा की पावर अगर मैं 5 करूँ तो वो हमारे पास आ जाएगी वापस से आयोटा, और आयोटा की पावर अगर मैं 6 करूँ तो वो आ जाएगी हमारे पास वापस -1। आयोटा की पावर 7 मैं करूँ तो वो आ जाएगी माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 8 अगर मैं करूँ तो वो आ जाएगी हमारे पास वापस +1। तो यहाँ पर पैटर्न देखो, आयोटा की पावर 1 को मैंने आयोटा की पावर 1 लिखा, आयोटा स्क्वायर -1। तो देखो ऑड पावर्स के ऊपर पावर 1 है, पावर 3 है, पावर 5 है, पावर 7 है, तो अल्टरनेटिवली प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा एंड सो ऑन, ये आगे तक चलता जाएगा। और इवन पावर्स के अंदर स्टार्टिंग विद पावर 2, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा की पावर 4 +1, ये -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन, ये पैटर्न भी आगे रिपीट करता जाएगा। तो अगर हम इस सीरीज के अंदर बात करें तो यहाँ पर पहला टर्म तो हमारे पास 1 आ गया, ये आयोटा x आ गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, प्लस में आयोटा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। मैंने क्या करा, ये स्क्वायर था तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो आयोटा स्क्वायर x स्क्वायर लिख दिया, प्लस में आयोटा क्यूब x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल लिख दिया, और आगे के मैं 1-2 टर्म्स और लिख देता हूँ जिससे समझने में आसानी हो। आयोटा की पावर 4 x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा मैं इस बॉक्स को यहाँ पर लिख के आगे इधर लिखता हूँ, e की पावर आयोटा x को मैंने लिखा e की पावर आयोटा x इजिकल्स टू 1 प्लस आयोटा x। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट करूँ तो वो आएगी -1, और -1 हो जाएगी तो हो जाएगी वैल्यू -x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा। मतलब यहाँ पर देखो अल्टरनेटिवली -1, फिर ऑड पावर्स और इवन पावर्स को हम इवेल्युएट करते जा रहे हैं, तो आयोटा माइनस आयोटा आएगा, तो x आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस आयोटा x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और आयोटा की पावर 4 हो जाएगी हमारे पास प्लस x की पावर 4, आयोटा की पावर 4 1 हो जाएगा हमारे पास, तो x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। इस तरह से चलते जाएंगे। तो अगर मैं लिखूँ e की पावर आयोटा x, मैं सारे जो टर्म्स जिनके साथ आयोटा नहीं आ रहा उनको अगर मैं साथ लूँ तो पहला 1 आ गया, अगला आ गया -x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वो टर्म्स लिख रहा हूँ जिनके साथ आयोटा नहीं आ रहा, तो जैसे 1 है ये वैल्यू आगे तक चलती जाएगी, 1 मैंने लिखा पहले, अगला टर्म -x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, उसके अगला टर्म प्लस में x की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये टर्म्स भी चलते जाएंगे जिनके साथ आयोटा नहीं आ रहा, प्लस में वो टर्म्स जिनके साथ आयोटा आ रहा है। तो प्लस में वो टर्म्स जिनके साथ आयोटा आ रहा है, तो मैं आयोटा को एक बार बाहर कॉमन ले लेता हूँ। तो आयोटा देखो किस में साथ आ रहा है, पहला टर्म ये आ रहा है तो x आ गया, फिर माइनस के अगला टर्म क्या आ रहा है,
आयोटा के साथ ये वाला आ रहा है, तो और ये माइनस साइन भी है, तो यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और इसके अगला टर्म बनेगा वो एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल बनेगा, और ये भी सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। अब यहाँ आप अगर कंपेयर करो तो देखो e की पावर आयोटा एक्स की सीरीज एक्सपेंशन में ये जो ब्रैकेट के अंदर सीरीज बन रही है ये हमारी बन रही है कोस एक्स की सीरीज, देखो सारी, और इवन पावर से हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रही है, 2 4 6 8 इस तरह से चलेगी। तो हमारे पास जो यूलर्स फॉर्मूला है वो हमारे पास आता है क्या कि e की पावर आयोटा एक्स है, तो वो हमारे पास क्या होगा, ये जो सीरीज बनी ये किसकी बनी, कोस एक्स की प्लस में आयोटा साइन एक्स। ये जो दूसरी सीरीज बन रही है हमारे पास, ये हमारे पास साइन एक्स की सीरीज बन रही है, यहाँ से एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन चलती जा रही है। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये हमारे पास होता है यूलर्स फॉर्मूला, और ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, और मैथमेटिक्स के अंदर इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसे आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती है जैसे हायर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, बहुत जगह इस फॉर्मूले का यूज़ होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है यूलर्स फॉर्मूला। क्लास 11 और 12 में अगर आपने कंपटीशन की तैयारी करी होगी तो ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, यूलर्स फॉर्मूला। अब इस यूलर्स फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम ये जो दो रिजल्ट हमने यहाँ लिखे हैं इन्हें डेराइव करते हैं। अब यहाँ पर जो साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, अब जब आपने 11th और 12th के अंदर अगर ये फॉर्मूले जरूर याद करे होंगे कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी की, लेकिन अगर आपने तैयारी करी होगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो कहीं पर भी आपने मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इनके आपने फॉर्मूलाज के प्रूफ नहीं करे होंगे कि ये फॉर्मूले आते कहाँ से और कैसे आते हैं, और कोई रेयर चांस ही होगा आपने करे होंगे। अब इस फॉर्मूले में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास कि e की पावर में आयोटा के मल्टीपल में x आ रहा है, e की पावर में आयोटा है, आयोटा के साथ x आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, cos के साथ वो वैल्यू लिखेंगे जो आयोटा के साथ आ रही है। तो यहाँ पर ये जो x हमने लिखा है वो आयोटा के मल्टीपल में लिखा है, cos x प्लस आयोटा साइन x। तो अगर मैं लिखूँ e की पावर में आयोटा 2x, मैंने क्या लिखा, x की जगह 2x लिख दिया, तो यहाँ पर भी मैं 2x करूँगा, cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x। तो इस तरह से फॉर्मूला काम करता है, जो e की पावर में आयोटा के मल्टीपल में है वही हम कोसाइन के साथ लिखते हैं और साइन के साथ लिखते हैं और आयोटा लगाते हैं, प्लस आयोटा लगाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है a प्लस बी। अब अगर मैं लिखूँ, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ वैल्यू e की पावर में आयोटा a प्लस बी। मैंने क्या करा, x की जगह a प्लस बी लिख दिया, सिंपल सी चीज़ है। मैंने क्या करा, x की जगह a प्लस बी लिख दिया, ये हमारा यूलर्स फॉर्मूला था। तो बराबर में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो x की जगह मैं a प्लस बी लिखूँगा, तो cos a प्लस बी और प्लस में आयोटा साइन में a प्लस बी। हमारे पास आ गया cos a प्लस बी और आयोटा साइन a प्लस बी। अब फर्दर हम क्या करेंगे, देखो इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँ तो आयोटा ए आ जाएगा और प्लस में आयोटा बी आ जाएगा। मैंने क्या करा, ये ब्रैकेट ओपन करा तो आयोटा इस ए से मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा इस बी से मल्टीप्लाई हुआ, और हमारी ये जो आर एच एस है ये एज इट इज़ चलती जा रही है। ये वाली इक्वेशन को यहाँ पर आप मान लीजिएगा लिखी हुई है। तो ई की पावर आयोटा ए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, आयोटा ए मल्टीप्लाई, अब यहाँ पावर प्लस हो रही है, ई की पावर में आयोटा ए और प्लस में आयोटा बी है, तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ ई की पावर आयोटा ए और ई की पावर आयोटा बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो मतलब इस टर्म को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और इक्वल के अंदर हमारा यही आर एच एस एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ पर देखो ई की पावर में आयोटा ए आ गया हमारे पास, और यहाँ पर ई की पावर में आयोटा एक्स है, तो यहाँ एक्स है और यहाँ ए है, तो मैं ये वाली स्टेप के अंदर एक्स को यहाँ पर ए मान के लिख सकता हूँ। तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ कॉस ऑफ ए प्लस आयोटा साइन ऑफ ए, और मल्टीप्लाई के अंदर है ये ई की पावर आयोटा बी, और ई की पावर आयोटा एक्स हमारे पास ये होता है, तो यहाँ एक्स की जगह यहाँ पर बी है, तो मैं यहाँ इसे एक्स की जगह बी लिख देता हूँ। तो हम लिख देंगे कॉस ऑफ बी
प्लस आयोटा साइन ऑफ बी बराबर हमारे पास क्या चल रहा है, जो RHS का टर्म है ये जो पूरा टर्म है ये RHS में इक्वल में इसके चल ही रहा है, ये RHS के अंदर। अब यहाँ पर देखो cos A प्लस आयोटा साइन है और cos B प्लस आयोटा साइन B, और ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो हम इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो इस cos A को मैं इस cos B से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पहला टर्म हमारे पास बना cos A cos B, cos A को cos B से मल्टीप्लाई कर दिया, cos A को cos B से मल्टीप्लाई कर दिया, और आयोटा साइन A को आयोटा साइन B से मल्टीप्लाई करा, आयोटा साइन A को आयोटा साइन B से मल्टीप्लाई करा, तो साइन A मल्टीप्लाई हुआ और साइन B मल्टीप्लाई हुआ, और साइन A साइन B लिख दिया। अब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करा, तो आयोटा स्क्वायर जो होता है हमारे पास, आयोटा का स्क्वायर वो होता है हमारे पास -1, तो आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी -1, तो उसको मैं माइनस साइन लिख देता हूँ, यहाँ पर -1 है तो ये माइनस साइन हो गया। उसके अलावा अब देखो हम क्या करेंगे, आयोटा साइन A को cos B से मल्टीप्लाई, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तब हम इस आयोटा साइन A को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस के अंदर मैं लिखता हूँ आयोटा साइन A cos B, तो यहाँ पर आएगा साइन A cos B, और आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आयोटा साइन B को, मतलब इस cos A को आयोटा साइन B से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा क्या, आयोटा, ये ब्रैकेट अभी मैं नहीं लगाता हूँ, आयोटा और cos A साइन B, तो cos A साइन B, cos A साइन B हमारे पास आया। अब यहाँ पर देखो इन दो टर्म्स में यहाँ पर भी आयोटा है और यहाँ पर भी आयोटा है, तो मैं इस आयोटा को अगर कॉमन ले लूँ, मैंने बाहर लिख दिया आयोटा को और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो हमारा एक ये टर्म बन गया पूरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, और इक्वल के अंदर हमारा RHS चल ही रहा था। RHS क्या था, ये वाला cos A प्लस cos B, cos A प्लस B प्लस आयोटा साइन A प्लस B। अब यहाँ पर आप देखो कंपेयर करो, ये जो इक्वेशन आई है पूरी यहाँ पर, इसमें हमें थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। देखो हमारे पास एक टर्म है cos A प्लस B, ये रहा cos A प्लस B, और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है ऊपर वाली इक्वेशन, उसके अंदर ये टर्म है cos A cos B और sin A माइनस sin A sin B। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो एक टर्म बन रहा है यहाँ पर ये प्लस आयोटा और ये वाला टर्म, तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर a प्लस आयोटा b अगर x प्लस आयोटा y के बराबर हो, देखो इस पूरे ब्रैकेट को हम टर्म को a मान लेते हैं, a प्लस आयोटा b वो बराबर है किसके, x प्लस आयोटा y के। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हों तो इसका a x के बराबर होगा, क्योंकि x के साथ जिस टर्म के साथ आयोटा नहीं आ रहा, तो इसमें x है और यहाँ पर a है, तो a x के बराबर होगा, और यहाँ आयोटा के साथ b आ रहा है, यहाँ आयोटा के साथ y आ रहा है, तो b y के बराबर होगा। इस तरह से अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा cos a प्लस b हमारे पास क्या हो गया, cos a cos b, cos a cos b और माइनस sin a sin b, माइनस sin a और sin b। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, cos a प्लस b की वैल्यू हमारे पास आ गई cos a cos b माइनस sin a sin b। सिमिलरली अगर हम बात करें तो हमारे पास आयोटा के साथ यहाँ टर्म क्या आ रहा है, sin a प्लस b, और यहाँ पर आयोटा के साथ ऊपर आप अगर टर्म देखो तो हमारे पास ये वाला टर्म आ रहा है। तो ये जो रेड बॉक्स और ब्लू बॉक्स में जो मैंने टर्म्स बनाए ये दोनों बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ साइन ऑफ a प्लस बी, तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, साइन a cos b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, यहाँ पर सॉरी प्लस आएगा, प्लस cos a साइन b के बराबर। तो ये दो रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं, cos a प्लस b का और sin a प्लस b का। तो हमने ये रिजल्ट्स डिस्कस कर लिए, cos a प्लस b और sin a प्लस b।
अब यहाँ पर अगर हम ये वाले रिजल्ट हैं, ये वाले cos a माइनस बी और sin a माइनस बी, तो ऊपर वाले रिजल्ट के अंदर अगर हम b को माइनस बी से रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पर इस b को अगर हम माइनस बी से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास cos a माइनस बी बन जाएगा और sin a माइनस बी बन जाएगा, और यहाँ cos ऑफ माइनस बी आ जाएगा, sin ऑफ माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पर भी cos ऑफ माइनस बी और sin ऑफ माइनस बी। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर दो रिजल्ट हमने डेराइव करे थे, cos ऑफ माइनस बी क्या हो जाएगा, cos b हो जाएगा, तो यहाँ पर cos b ही होएगा हमारे पास, और यहाँ पर भी cos b होएगा, और sin ऑफ माइनस बी हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस साइन एक एक्स्ट्रा आता है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक माइनस साइन आता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं सिंपली इन्हीं के अंदर लिखना चाहूँ, तो जब cos a प्लस बी है तो जब यहाँ प्लस होता है ना तो यहाँ माइनस आता है, और जब यहाँ माइनस आता है ना तो यहाँ प्लस आता है। तो अगर ऊपर आप प्लस लिख रहे हो तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे आप माइनस लिख रहे हो तो यहाँ प्लस आएगा। सिमिलरली यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ माइनस लिखूँ मैं तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। तो ये cos a प्लस माइनस बी के फॉर्मूला था और sin a प्लस माइनस बी के फॉर्मूले थे, तो हमने ये फॉर्मूले भी डिस्कस कर लिए। अब ये वाले जो फॉर्मूले हैं sin x और cos x, ये आप थोड़ा सा खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि x का जो डिफरेंशिएशन होता है, सिंपली आपको क्या करना है, इस पूरी सीरीज एक्सपेंशन का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर x का जो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है d बाई डी एक्स एक्स की पावर n का, वो क्या होता है हमारे पास n x की पावर n माइनस वन, और सिंपली आप इसके अंदर सॉल्व करोगे तो हमारे पास sin x के डिफरेंशिएशन cos x बन जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो माइनस sin x बन जाएगा। तो ये चीज़ आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट है नहीं ये चीज़। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं cos 0 और sin 0 की तरफ। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। अब cos 0 और sin 0 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो सिंपली हम सीरीज एक्सपेंशन में sin 0 और cos 0 रख देंगे वैल्यूज़। तो हमारे पास क्या है, अब अगला फॉर्मूला है हमारे पास cos 0 और sin 0, cos 0 और sin 0। तो सीरीज एक्सपेंशन में अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सारे टर्म्स x के बन रहे हैं। मैं इस x की पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल को वापस 1 ही लिख देता हूँ, 0 बाई 0 फैक्टोरियल को। तो अगर हमें cos 0 और sin 0 लिखना है तो यहाँ पर देखो sin x है और यहाँ पर हमारे पास sin 0 है। अब ये जो 0 है ना, इसे आप किसी एंगल की तरह ट्रीट मत करो, ये सिर्फ सिंपल एक 0 ही है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब मैं साइन और कॉस के साथ कोई भी वैल्यू रखूँगा ना तो वो क्या करेंगे, उसे कोई एंगल की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे पाई बाई 2 को यहाँ पर 90 की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये कोई एंगल्स नहीं है, रियल वैल्यूज़ हैं ये। अब सिंपली हमारे पास क्या आ रहा है, cos 0, तो cos के अंदर x की यहाँ पर 0 आ रही है, तो इस टर्म में हम 0 पुट करेंगे। यहाँ पर cos 0 आ गया बराबर 1 माइनस एक्स की पावर 0, मतलब 0 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 0 की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस x मतलब 0 की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर 0 आ गया तो ये सारे टर्म्स तो 0 ही हो गए, क्योंकि 0 तो 0 ही होता है, 0 स्क्वायर भी 0 होता है। तो ये आगे के जितने भी टर्म्स हैं ये सब 0 हो जाता है हमारे पास। तो हमारे पास cos 0 की वैल्यू आ जाती है 1, और सिंपली अगर हम sin 0 निकालें तो यहाँ पर 0 भी हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 0 0 हो जाएगा। तो sin 0 जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये कोई एंगल्स नहीं है, ये यहाँ पर जो मैंने cos और sin के साथ जो 0 लिखे हैं ये कोई एंगल्स नहीं है, ये रियल वैल्यूज़ हैं। तो अब हमने देख लिया sin 0 और cos 0 की वैल्यूज़। अब हम थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट के अंदर एंटर करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे पास पाई आ चुका है और हम यहाँ पाई को कोई एंगल ट्रीट नहीं करेंगे। अब अगर मैं यहाँ इस पाई बाई 2 को 90 डिग्री मान लूँ तो हमारी पिछली जो डेफिनेशन थी, जो मैंने लिमिटेशन जिनकी बताई थी 2 डेफिनेशंस की, उनसे इनकी वैल्यूज़ हम सिंपली बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब मैंने लिखा है cos ऑफ पाई बाई 2। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, यहाँ से चीज़ें थोड़ी मुश्किल होने वाली है। मैंने क्या लिखा है, cos ऑफ पाई बाई 2 और sin ऑफ पाई बाई 2, ये चीज़ हम इवेलुएट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले फंक्शन लेते हैं, सपोज sin ऑफ
एक्स है हमारे पास। साइन एक्स हमारे पास फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आता है, कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वो हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। सिंपली अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर x की पावर 1 बन रहा है, तो यहाँ पर 1 को मैं हटा सकता हूँ, 1 फैक्टोरियल हमारे पास 1 ही हो सकता है। अब देखो साइन एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स एक बार मैं करके बता देता हूँ। x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में 3x² अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो इस 3 से जब मैं इस 3 फैक्टोरियल को कैंसिल करूँगा तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 2, मतलब 3 तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर 3 था, उससे 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो 2 फैक्टोरियल हो गया। अगला टर्म है हमारे पास 5, तो x की पावर 5 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x की पावर 4। ये 5 आगे आ गया और इसमें से एक वैल्यू कम हो गई अपॉन में 5 फैक्टोरियल। तो इस 5 से अगर मैं 5 फैक्टोरियल को हटाऊँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब ये जो सीरीज है ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये सीरीज जो बन रही है यहाँ पर ये हमारी cos x की बन रही है। तो sin x का डिफरेंशिएशन हमारे पास cos x होता है। अब देखो sin x का डिफरेंशिएशन हमारे पास cos x है और cos ऑफ 0 हमारे पास कितना होता है, cos 0 हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। अभी हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos 0 1 होता है और cos ऑफ अगर मैं 2 निकालूं, अब cos 2 निकालने से पहले एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। cos ऑफ x है ये हमारे पास, इस सीरीज को अगर आप देखो तो ये एक इनफाइनाइट पॉलिनोमियल ही है, एक इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, मतलब इसकी पावर्स बढ़ती जा रही है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 है। तो ये जो फंक्शन होता है cos x हमारे पास ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की सारी रियल वैल्यूज पर, जो x एक्सिस जो होता है हमारा, ये सपोज x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x की सारी रियल वैल्यूज के ऊपर ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो ये हमारे पास डिफरेंशिएबल भी होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये दो चीज़ें हैं हमारे पास कैलकुलस से आती है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। अब cos 2 की अगर हम वैल्यू डिस्कस करें तो cos 2 हमारे पास क्या होगा, इस सीरीज में हम 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस 2 की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल और माइनस 2 की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये आगे तक चलता जाएगा। तो अब हम वैल्यू देखें, यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास 1 माइनस 2 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, हमारे पास 2 ही आ जाएगा इसकी वैल्यू, और प्लस में ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 4 है तो ये वैल्यू कुछ लगभग 0.06 कुछ इस तरह से आती है, 0.06 बार, और प्लस में अगली वैल्यू हमारे पास 0.088 कुछ इस तरह से आती है। शायद ये टर्म आगे आती हो या ये पीछे आती हो, मीनिंग ये नहीं है। और यहाँ पर एक ये टर्म माइनस के अंदर आती है। अब यहाँ से अगर हम इन दो टर्म्स को देखें तो यहाँ पर आगे वैल्यू -1 और प्लस के अंदर ये जो सारी टर्म्स आगे की बनेगी, यहाँ पर देखो ये नेगेटिव का टर्म बड़ा है इससे, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव ही आएगी वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर ये और छोटे होते चले जाएंगे टर्म्स, क्योंकि फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में हमारा फैक्टोरियल फंक्शन है और फैक्टोरियल फंक्शन बड़ा होता है 2 की पावर n से, जब n 2 से बड़ा होता है। तो ये आगे के जो सारे टर्म्स हैं ये और भी छोटे होते चले जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से एक वैल्यू आती है कि cos ऑफ जो 2 होता है ये हमारे पास लेस देन 0 आता है, मतलब नेगेटिव आता है, और cos ऑफ 0 हमारे पास 1 है ही, मतलब लिख सकते हैं हम कि cos ऑफ 0 हमारे पास 0 से बड़ा आता है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं,
हमारे पास वैल्यू आई cos 2 की, हमने अप्रोक्सीमेशन यूज़ करा और हमारे पास वैल्यू cos 2 की नेगेटिव आई और cos 0 की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई। अब थोड़ा सा हम फंक्शंस की डेफिनेशन यूज़ करते हैं और एक थ्योरम होती है हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, उससे हम डेफिनेशन लिखते हैं पाई की। हमारे पास रिजल्ट क्या आया सीरीज एक्सपेंशन से, cos 0 हमारे पास क्या आया पॉजिटिव, cos ऑफ 0 हमारे पास आया ग्रेटर देन 0 और cos ऑफ 2 हमारे पास आया नेगेटिव। अब सिंस हमारा जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस का फंक्शन मतलब क्या है कि अगर हम cos x का ग्राफ बनाएं y एक्स एक्सिस के ऊपर तो ये हमारा बिना पेन उठाए हम कंटिन्यूअसली स्मूथली इसका कर्व बना सकते हैं। यही मीनिंग होता है कंटिन्यूअस फंक्शन का। तो सपोज cos 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, cos 0 हमारे पास कितना होता है 1 ही होता है cos 0। तो यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया हमारे पास 0 cos 0 और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 0, 1। हमने cos x के अंदर हमने x की वैल्यू 0 डाली तो हमारा आउटपुट आया 1, तो ये पॉइंट आया एक। और cos 2 हमारा नेगेटिव आ रहा है। अब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमारे पास होती है एक कि अगर कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर 0 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 2 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब क्या है देयर एग्जिस्ट ए नंबर, रियल नंबर c बिलोंग्स टू 0 से 2। मतलब एक नंबर एग्जिस्ट करेगा इस 0 से उस 2 के बीच में, जहां पर हमारे पास क्या होगा cos ऑफ, यहाँ पर नंबर मान लिया मैंने, हाँ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c, तो सच दैट cos ऑफ c वो होगा 0। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ वैल्यू नेगेटिव है और ग्राफ का फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो एक ऐसा पॉइंट 0 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव से वैल्यू नेगेटिव जा रही है और फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ग्राफ, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, कोई जैसे कुछ इस तरह का कर्व है, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है और कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहाँ ये इस एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो एक्स एक्सिस को एक बार जरूर कट करेगा और एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये आ गया, हम y = fx मान के चल रहे हैं। तो एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर वैल्यू 0 होगी, तो cos c हमारा 0 हो गया। तो इस c को यहाँ से हमारे पास क्या आते हैं वैल्यू, दिस नंबर c इज डिनोटेड बाय π/2। मतलब क्या है, cos ऑफ π/2 = 0। यहाँ पर हमारे पास इस c की डेफिनेशन होती है π/2। ये थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। ये बात तो समझ में है कि एक नंबर एग्जिस्ट करेगा 0 और 2 के बीच में जहाँ पर उसकी वैल्यू 0 होगी। अब हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम ये रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने ये जो रूट है ये c, इसकी डेफिनेशन, इसे आप पाई की एक डेफिनेशन भी मान सकते हैं कि वो नंबर 0 और 2 के बीच में जहाँ पर cos x 0 हो सकता है, उस नंबर को हम कहते हैं π/2। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है π/2 की, इसे डेफिनेशन की तरह यूज़ करा जा सकता है कि cos π/2 हमारे पास 0 आता है। अब हमारे पास cos π/2 0 आ गया तो sin π/2 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, cos π/2 हमारे पास 0 आ गया तो हमारे पास ये cos क्या था, sin x का डिफ्रेंशिएशन था। मतलब 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक cos x हमारा पॉजिटिव है। ये वैल्यू भी हम कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि 0 पे वैल्यू 1 है,
जीरो को इंक्लूड करेंगे, जीरो पे वैल्यू 1 है और π/2 पे वैल्यू 0 हो रही है। तो 0 से π/2 के ऊपर ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर था, तो cos x हमेशा पॉजिटिव होगा 0 से π/2 के ऊपर। cos x हमेशा पॉजिटिव होगा 0 से π/2 के ऊपर। तो sin x जो होगा, sin x इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो 0 से π/2 की अगर जब हम बात करेंगे तो sin x इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है और cos x इस वैल्यू के अंदर हमेशा पॉजिटिव है। तो हमने cos π/2 की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। अब हम sin π/2 की वैल्यू निकालते हैं। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू हमेशा, मतलब sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए हमेशा 1 होता है। तो अब एक और रिजल्ट हम यूज़ करते हैं, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। इसे हम इन सीरीज एक्सपेंशन से कैसे यूज़ करेंगे, देखो हमने देखा था cos ए माइनस cos बी का सीरीज एक्सपेंशन देखते हैं, मतलब cos ए माइनस cos बी का फॉर्मूला हमने देखा था क्या होता है, cos ए cos बी प्लस साइन ए और साइन बी। हमारे पास ये फॉर्मूला आया था, यहाँ माइनस होता है तो हम यहाँ प्लस लेते हैं और cos ए cos भी लेते हैं, साइन ए साइन भी लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर a को b के बराबर रख देता हूँ। a को मैंने b के बराबर रख दिया तो हमारे पास क्या आया, cos ऑफ a माइनस ए, मैंने b की जगह a रख रहा हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा cos ए इंटू cos ए और प्लस साइन ए इंटू में साइन ए। मैंने b की जगह a रख दिया, a और b को मैंने बराबर ले लिया। तो ये तो हमारे पास हो गया cos 0 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब वापस से वही एक बात मैं कहूँगा, मैं जो भी वैल्यूज ये लिख रहा हूँ ना एंगल इन फंक्शंस के साथ, इन्हें आप कोई भी एंगल ट्रीट ना करें, एक रियल वैल्यू ट्रीट करें, मतलब 0 को 0 से ट्रीट करें, कोई 0 डिग्री का एंगल ना माने। जैसे आप यहाँ पर मान लेते हैं 0 डिग्री 360 720 सो ऑन चलते जाते हैं, तो इन्हें एक रियल वैल्यू ट्रीट करें। cos 0 की हमने वैल्यू निकाली थी, वो होती है 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos स्क्वायर ए प्लस मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, वैल्यू हमारी आ गई 1। cos 0 की वैल्यु 1 होती है और साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए हमारे पास 1 आ गया। तो ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया। अब इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करें तो हम sin π/2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमने cos π/2 की वैल्यू निकाली थी, डेफिनेशन ही होती है वो एक तरह से π/2 की। तो हमने क्या निकाला था, cos π/2 हमारा क्या आ रहा था 0, तो हम sin π/2 अब हम निकालेंगे, sin π/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इस फॉर्मूले में अगर हम a की जगह π/2 रखें तो sin स्क्वायर π/2, मैंने क्या करा इस फॉर्मूले में a की जगह π/2 रख दिया, तो हमारे पास sin स्क्वायर π/2 cos स्क्वायर π/2 बराबर आ गया 1 के, sin स्क्वायर π/2 प्लस cos स्क्वायर π/2 ये 1 के बराबर आ गया, और इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है, तो sin स्क्वायर π/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये वैल्यू तो 0 होती है हमारी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो हमारे पास sin π/2 की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पर देखो हम इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 भी ले सकते थे sin π/2 की, क्योंकि हम रूट ले रहे हैं और प्लस माइनस 1 ले रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, देखो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और cos x जो होता है वो हमने देखा कि 0 से π/2 के अंदर ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 0 से π/2 में जब ये पॉजिटिव होता है तो ये sin x का डिफरेंशिएशन है, तो मतलब sin x क्या है, sin x की स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, तो मतलब sin x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया हमारे पास एक, और इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और sin 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0, sin 0 हमारे पास होता है 0, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 के अंदर,
तो पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो मतलब 0 से बड़ी आएगी, तो 0 से बड़ी वैल्यू हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो हमने ये दो रिजल्ट्स भी देख लिए और हमने ये रिजल्ट्स भी देख लिए और हमने ये फॉर्मूला है इसका भी प्रूफ हमने देख लिया कि ये कैसे आता है। अब आगे फर्दर हमारे पास ये जो फॉर्मूले हैं ये आप खुद डेराइव कर सकते हैं। कैसे डेराइव कर सकते हैं? यहाँ पर जो मैंने ये फॉर्मूले लिख रहे हैं ए और बी के, मैंने क्या करा है, देखो ये वैल्यूज़ तो हमने निकाल ही ली है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, पाई बाय 2 है और एक्स है, तो इनके अंदर ए की वैल्यू आप रख दो पाई बाय 2 और बी की वैल्यू रख दो -x, या फिर इस फॉर्मूले में पुट करो ए की वैल्यू पाई बाय 2 -x है ना, तो ए की वैल्यू रख दो पाई बाय 2, बी की वैल्यू रख दो x, और उस फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ पुट कर दो और ये पाई बाय 2 की ये वैल्यूज़ अपने पास आ जाएगी। और सिमिलरली इस तरह से ये दो आप निकाल सकते हैं, ये इनको भी इस तरह से ऊपर वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। और ये जो है cos पाई प्लस एक्स है, इसे आप इस तरह से कर सकते हैं कि इस पाई को आप 2 पाई बाय 2 के सम में लिख सकते हैं, पाई बाय 2 प्लस एक्स। अब ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है पाई बाय 2 प्लस एक्स है, और यहाँ पर मैंने इस पाई को लिख दिया पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो यहाँ पर जो इस एक्स है उस एक्स को ये मान लेंगे और ये ऊपर वाले फॉर्मूले यूज़ करते हुए आप ये वाले नीचे के सारे फॉर्मूलेज डेराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये जो सारे फॉर्मूलेज हैं ये डेराइव हो जाएंगे सारे फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर हमने बात करी रियल वैल्यूज़ की, सारे कॉम्प्लेक्स मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।